तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द पार्ट 3 जिसके अंदर हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है। समझ आई गया होगा अब तक आपको कि डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट के अंदर लंग क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फिर क्या करता है वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। हो गई एक सिंगल सर्कुलेशन। अब एक और होती है दैट इज हमारी पूरी बॉडी में से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होके सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है आई गेस, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आता है पूरी बॉडी से, एंड वो राइट ऑट्रियम में जाता है, देन राइट वेंट्रिकल में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या कर जाता है, ऊपर लंग्स में चला जाता है। सबसे पहली बात तो इस चीज को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि ये हेल्प करता है। अब आपको दिख रहा है एक पार्ट है लेफ्ट, एक पार्ट है राइट। अब आपको दिख रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर राइट पार्ट में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर पूरे टिश्यूज के अंदर इसकी मदद से एक सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन क्या कर पाता है, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई हो पाता है। इसके अलावा ये एक और चीज में मदद करता है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में, बैलेंस रखने में। ठीक है, डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन एक बार देख लो। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब ब्लड क्या करे, पास हुए ब्लड के अंदर थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दो बार, एक ही जो क्या बनाता है, एक कंप्लीट साइकिल को बनवाता है। इस चीज को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब जब आपके गैमीट्स फॉर्म हुए, देखो अगर इसको मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं इसमें ना देख के, इसका मतलब आप ये समझो कि एक जीन के अंदर एक सिंगल चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, दो अलग अलग जीन है जिसमें एक चीज की इंफॉर्मेशन है। मतलब कि एग्जांपल ले लो, मेरा कान है, मेरे कान की जो इंफॉर्मेशन है वो दो जीन्स में है, सिंगल जीन में नहीं है। क्लियर है, एक जीन में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमेशा दो जीन में होगी। क्वेश्चन है क्यों। मान लो वो जो एक जीन था, वो जो एक क्रोमोसोम था, वो क्रोमोसोम तो मदर वाले में चला गया, लेकिन जिस जीन के अंदर मेरा ईयर का इंफॉर्मेशन था वो मेरा गैमीट के अंदर जाइगोट बनाने में नहीं गया, तो क्या होगा। मान लो मेरे पास दो क्रोमोसोम होते हैं, इस वाले क्रोमोसोम में मेरे ईयर की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मेरा तो ये वाला जीन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर चला गया, वो मेरे बच्चे के अंदर चला गया, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या ईयर की इंफॉर्मेशन जा पाएगी, नहीं। इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, हमेशा एक इंफॉर्मेशन की दो अलग अलग जीन के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, दो एलील ऑफ अ जीन, मतलब दो जीन क्या होते हैं, सेपरेट करते हैं सो दैट हर एक जीन के अंदर क्या चला जाए, इंफॉर्मेशन चला जाए। ये लॉ किसने दिया था, ग्रिजोर मेंडल ने दिया था। आगे आते हैं जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। देखो जीनोटिपिक रेशियो से आप एक बात याद रखो, दैट इज जीनोटिपिक का मतलब है बेटा जीन, जीनोटिपिक का मतलब है जीन, और फिनोटिपिक का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, एक सेकेंड, अब समझ आई। अब अगर यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या थे, दो पेरेंट्स प्लांट थे, एक था एकदम प्योर टीटी, एक था प्योर शॉर्ट
मतलब कि स्मॉल लेटर टी, मतलब एक था आपका प्योर डॉर्फ प्लांट और एक था आपका प्योर टॉल प्लांट। इसके अंदर से गैमीट्स आए, टी आया यहाँ से और एक टी आया यहाँ से। वो एक एक टी ने क्या करा आपका, एक ऐसा प्लांट बनाया। कैसा प्लांट बनाया? टी और टी। बेटा अगर आपको एक रूल पता है कि एक जो आपका फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट का, अगर उसमें एक भी डोमिनेंट ट्रेट है, अगर उसमें एक भी डोमिनेंट ट्रेट है, तो आपका जो वो बंदा बनेगा वो क्या बनेगा? डोमिनेंट ही बनेगा। जो आपका प्लांट क्या होगा? डोमिनेंट ही होगा। तो इसका मतलब इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गई? टॉल हो गई। तो इसका मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमारा कैसा बन गया? टॉल। अब आप क्या कराओगे? सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ये जो टी बना है वो अपने ही साथ क्या करेगा? पॉलिनेट करेगा। टी क्या बन गए? टी क्या बन गए? ठीक है, यहां से टी क्या बन गए? यहां से क्या हो गया? ये हुआ। इस चीज को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहाँ से ये चारों चीजें आपकी फॉर्म हो गई। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से क्या हो गई? फॉर्म हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वो बोल रहे हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताओ। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताओ। तो आपने क्या बताया अभी जब मैंने लिखा उसके अंदर? यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये एक है, इस तरीके के दो हैं और ये एक है। मतलब बिग टी इस तरीके का कितने हैं इसके अंदर जो फॉर्म हुए हैं? एक ही हुआ है। इस तरीके के कितने फॉर्म हुए हैं? एक तो नहीं हुआ। इस तरीके के फॉर्म हुए हैं 1 और 2, दो फॉर्म हुए हैं। और इस तरीके के कितने फॉर्म हुए हैं? एक फॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्यों हुआ ये? क्योंकि इसमें हम जीन्स देख रहे हैं। ये जीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? जीन्स होते हैं। इसमें हमने इसका जीनोटिपिक रेशियो निकाला है, दैट इज 1:2:1, क्योंकि हमने इसमें जीन्स के अकॉर्डिंगली इसको रेशियो दिए हैं। अगर मान लो फिनोटाइप पूछा जाए, फिनोटाइप का मतलब है सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस। सिर्फ क्या? उसकी फिजिकल अपीयरेंस। तो ये क्या है? टॉल है। ये दोनों भी क्या है बेटा? टॉल है। लेकिन ये क्या है? एक प्योर स्मॉल प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास फिजिकली किस तरीके के कितने प्लांट बने हैं? 1, 2 और 3 कितने बने हैं? टॉल प्लांट बने हैं। और एक कितना बना है? डॉर्फ प्लांट बना है। इसका मतलब फिनोटाइप रेशियो कितना आ गया? 3:1। और जीनोटाइप कितना आ गया? 1:2:1। अब समझे कैसे आया? 1:2:1, ये आ गया 3:1। आगे आते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बेटा जो स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है HCl। पहली बात तो ये हमारे फूड के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, वो सारे जर्म्स को ये मारने में मदद करता है। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। एंजाइम्स जो होते हैं ना, इन एंजाइम को ना बेटा कुछ एसिडिक मीडियम चाहिए। इसको एसिड की जरूरत होती है फर्दर प्रोसेसेस कराने के लिए। तो ये HCl जो होता है ये इन एंजाइम को हेल्प करता है। इसी के साथ साथ एक और चीज को हेल्प करता है, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन भी हमारा स्टमक में से ही निकलता है डाइजेशन के लिए। ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। लेकिन जब तक इसे HCl नहीं मिलेगा तब तक ये भी क्या नहीं हो पाता? एक्टिवेट नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये HCl ने क्या क्या काम करे? हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा, उसके अलावा पेप्सिन को इसने एक्टिवेट कराया, एंजाइम को भी इसने क्या करा? एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया। आगे देखो, इफ द पैनक्रियाज ऑफ ह्यूमन इज नॉट फंक्शनिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड मस्ट ही अवॉइड? तो देखो पैनक्रियाज क्या करता है?
पैनक्रियाज बॉडी में से इंसुलिन निकलवाता है, क्या रिलीज करवाता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन। वो इंसुलिन क्या कराता है, हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर आती है, रॉ शुगर आती है, उसको कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज वगैरह के अंदर, सो दैट वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, हमारे सेल्स के अंदर मिले और हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराए। लेकिन जब पैनक्रियाज वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और हमारी जो रॉ शुगर है वो आपकी ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो क्या होना चाहिए, आपको शुगर एंड फैटी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है? एक्सप्लेन करो डाइजेशन प्रोसेस ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का पूरा प्रोसेस को अपने एक्सप्लेन करना है। हमारे पास यहाँ पे ये माउथ होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, खाना इनटेक करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये बहुत ही एक शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन इसका एक बहुत ही प्रॉपर डिटेल्ड आंसर आपने लिख के आना है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग ये काम करता है। तो सबसे पहले आपके पास होता है माउथ, जहाँ पे खाना सबसे पहले च्यू कराया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स कराया जाता है। सलाइवा के अंदर ना एक सेलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम भी होता है, जो क्या कराता है, स्टार्च को कन्वर्ट कराता है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो माउथ होता है वहीं पे ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये स्टार्च को एक सिंपल फूड में कन्वर्ट कराने का काम करता है। क्लियर है? इसके बाद आपका जो खाना होता है वो स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर 3 तरीके की चीजें निकलती हैं आपके पास, HCl हमारे पास क्या निकलता है, एसिड निकलता है, HCl एसिड हमारे पास निकलता है, उसके साथ पेप्सिन आपके पास होता है। तो हमारे पास क्या होता है ना कि यहाँ पे सबसे पहले जो HCl होता है वो जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। देन जो पेप्सिन होता है वो आपका क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे फैट्स होते हैं ना, वो फैट जो है ना वो भी ब्रेक कराया जाता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। आपने एक बात याद रखनी है, जो फैट होता है ना बेटा, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, जब फैट टूटता है तो इन्हीं 2 चीजों में ये क्या करता है बेटा, टूटता है। तो ये काम भी स्टमक के अंदर ही होता है। देन पार्शियली डाइजेस्टेड खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वर्क करते हैं, बाइल जूस आता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी लेफ्ट आउट आपका डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है उसके अंदर। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके, एब्जॉर्ब कराए जाते हैं। जितना भी यहाँ से आपके खाने में से बढ़िया बढ़िया चीजें मिली, वो बढ़िया बढ़िया चीजें कहाँ जाती है, देन ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने जाती है। और जो भी यहाँ पे गंदगी रह जाती है वो गंदगी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर एनस के थ्रू निकल जाती है। ये रहा आपका एनस, यहाँ से आपकी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। तो पहले खाना यहाँ पे से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले स्टमक में जाता है, ये रहा आपका स्टमक, दिस इज योर स्टमक, ये रहा आपका स्टमक, स्टमक से ये यहाँ से इधर एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट आपकी डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होती है। फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फूड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं एंड देन दे एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन सो दैट आपके सारा बचा कुचा गंदगी निकल जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो ह्यूमन बीइंग के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर, किडनी के थ्रू होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है हमारे पास क्या होती है, 2 बीन शेप की किडनीज होती हैं, that is attached to this, that is your aorta and your inferior vena cava। inferior vena cava क्या होती है आपकी, जो नीचे के पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और डोर्सल aorta क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे देने आती है। ठीक है, ये काम होता है इसका। अब देखो ये जो किडनीज होती हैं, दे आर अटैच्ड टू यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लेडर, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। यूरेटर क्या होती है बेटा, एक ट्यूब होती है जो आपके यूरिन को किडनी से लेकर आपके ब्लेडर तक पहुंचवाती है। ठीक है,
एंड अब वापस यहाँ पे आते हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपके पास आती है किडनी, जो सबसे पहले पूरा ब्लड को फिल्टर करती है और उसको यूरिन में फॉर्मेशन देती है, ठीक है। पूरा यहाँ से आपका ब्लड वगैरह जो होता है वो छनता है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, छनता है। जिस तरीके से आपकी चाय बनाते हो, चाय पत्ती से आप छानते हो ना, उसी तरीके से किडनी भी क्या करती है, फिल्टरेशन का काम करती है। और जितना भी ब्लड के अंदर खराब चीजें थी, वो सारी खराब चीजों को ये क्या करती है, फिल्टर करती है, और जो अच्छी चीजें होती है उसको वापस से बॉडी में डाल देती है। देन ये यूरेटर से कनेक्टेड होती है। यूरेटर से कनेक्टेड किससे होती है, जितना भी इसने यूरिन बनाया उसको इस ट्यूब के अंदर ये डालती है। वो ट्यूब क्या करती है, इसको ब्लेडर तक लेके जाती है यूरिन को। यूरिनरी ब्लेडर पहले तो यूरिन को स्टोर करता है एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू उसको एक्सपेल आउट करवा देता है। यहाँ के थ्रू पहले यहाँ पे स्टोर होता है, और जब ये आपका क्या कर देता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब आपका ओवम, ओवम कहाँ पे होता है, ओवम आपका पड़ा होता है इस तरीके से आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बाहर निकल के कौन पड़ा होता है, ओवम पड़ा होता है। देन यहाँ से स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म एंटर करके इसके पास आता है और इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो स्पर्म इसके अंदर फ्यूज होता है, इस तरीके की चीज को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर स्पर्म एंड ओवम क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर फ्यूज करते हैं। और याद रखना, जैसे ही वो फ्यूज कर देते हैं तो बच्चा बनने का सबसे पहले स्टेप को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब स्पर्म और ओवम मिले थे तो हम भी एक समय पे क्या बने थे, जाइगोट बने थे, ठीक है। कैसे एक बेबी का सेक्स डिटरमाइन कराया जाता है, कैसे पता चलता है ही और शी इज वेदर अ गर्ल और अ बॉय, कैसे पता चलता है, अब ये देखते हैं। देखो, हमारी जो मदर होती है ना, मदर कंटेन्स या फिर फीमेल कंटेन्स XX क्रोमोसोम। उनके अंदर हमेशा कौन सा क्रोमोसोम होता है, XX, एंड मेल हैव XY। तो देखो यहाँ से ना हमारे को कुछ भी नहीं पता, हमारे को कुछ भी नहीं पता कौन सा क्रोमोसोम आगे आएगा कौन सा नहीं आएगा। इसमें से कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो एक्स में से तो कुछ नहीं पता, एक्स ही आएगा जो भी आएगा। एक्स वाई में से इट कैन आइदर बी एक्स और इट कैन आइदर बी वाई। पहले मान लो मैं वाई को आगे ले आती हूँ। याद रखना ये 50-50 चांस होता है, किसी के भी हाथ में नहीं होता है। ये जो पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि लड़की नहीं, लड़की हो गई, औरत की गलती है, मम्मी की गलती है कि लड़की हो गई, पर लड़की की तो, औरत की या मम्मी की तो गलती ही नहीं है, क्योंकि मम्मी के अंदर तो है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम ही नहीं है जो लड़के को बनाता है। मम्मी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ XX ही क्रोमोसोम है। अब उसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर X भी होता है, Y भी होता है। पर मैं ये नहीं कह रही कि उसकी भी गलती है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगेन ये सारा खेल लक के ऊपर है। जौन सा भी क्रोमोसोम आ गया, जिस भी क्रोमोसोम का स्पर्म आ गया, वो क्रोमोसोम आपका फॉर्म हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ से Y क्रोमोसोम का स्पर्म आया आगे, तो वो क्या बना देगा, यहाँ से X और यहाँ से Y बनाएगा आपका बॉय अगेन। अगर मान लो यहाँ से Y की जगह, मान लो यहाँ से Y की जगह कौन सा स्पर्म आ गया, X क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ गया, तो ये बॉय नहीं बनेगा, ये कौन बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी। इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील क्या होते हैं, आपने सुना होगा। मैं भी बोल रही थी प्योर, इसको मैं कह रही थी प्योर और इसको मैं कह रही थी इम्प्योर। यही होता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जब प्योर एलील्स हो। प्योर एलील्स मतलब या तो ये बिग टी हो सिर्फ, या फिर स्मॉल टी हो, ठीक है, इस तरीके से हो। तो ये क्या होते हैं, आपके प्योर होते हैं। प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस। लेकिन बिग टी और स्मॉल टी ये क्या है बेटा, एक इम्प्योर पेयर है। इम्प्योर पेयर का मतलब इसमें दोनों जीन्स अलग अलग है। इस तरीके के जीन को, इस तरीके के, उसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस इम्प्योर के लिए बोला जाता है और होमोजाइगस प्योर एलील्स के लिए बोला जाता है। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है
ग्रेविटी, याद रखना जी से याद रखना ग्रेविटी, जी से जी याद रखना प्लीज। अब ग्रेविटी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव ग्रेविटी और एक हो सकती है नेगेटिव ग्रेविटी। पॉजिटिव ग्रेविटी कौन शो करता है बेटा? रूट्स शो करती है, क्योंकि आपको पता है रूट्स कहाँ जाती है, रूट्स जाती है डाउन, और आपको पता है ग्रेविटी क्या कहती है कि आपकी हर एक चीज नीचे आएगी, तो रूट्स क्या करती है? डाउन जाती है, डाउन द अर्थ। तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, लेकिन ये क्या करता है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। कौन? शूट्स। क्यों? क्योंकि शूट्स तो क्या करती है? अपवर्ड, स्ट्रेट ऊपर जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के पाथ को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये तो ब्लर इमेज आ गई, कोई बात नहीं, समझो इस चीज को। आपके पास कोई भी एक गरम बर्तन है, उस गरम बर्तन से आपने क्या करा? उसको गलती से छू लिया। जैसे ही उसको आपने क्या करा? गलती से छू लिया, तो आपकी ये जो न्यूरॉन होगी, कौन सी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? आपके इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को या फिर इस इम्पल्स को लेकर जाएगी कहाँ तक? सेंस ऑर्गन्स तक। कौन से हो सकते हैं? ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, वहां तक लेके जाएगी। एंड वैसे ये जो स्टिमुलाई होता है, ये हॉट वाला, ये वाला कहाँ जाता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। ये बात याद रखना, एमसीक्यू में ट्रिक क्वेश्चन आता है। लोग ब्रेन कराते हैं, लेकिन ये कहाँ पे जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में जाती है इसकी इम्पल्स। अब याद रखना, अब यहाँ से ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसने इंफॉर्मेशन दे दी जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड को। फिर यहाँ पे क्या होगा? एक न्यूरॉन आता है जिसको कहते हैं इंटर न्यूरॉन, या फिर एक और कहते हैं रीले नर्व, रीले न्यूरॉन भी उसको कहते हैं। वो क्या करती है? वो इस आने वाली जो मैसेज लेके आ रही है उस न्यूरॉन को, और जो अब यहाँ से मैसेज या इंपल्स लेके जाएगी, दैट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर से याद रखना मूवमेंट, कि वो कैसा मैसेज लेके जा रही है? मूव करने का, मूव कराने का ही मैसेज लेके जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये मोटर न्यूरॉन को और इस सेंसरी न्यूरॉन को, दोनों को बीच में से कौन ज्वाइन कराता है? इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन आप इसको कहते हो। ये क्या करेगी? अब वापस से मैसेज लेके जाएगी, और वो मैसेज किसने आपका पहुंचवाया है? स्पाइनल कॉर्ड ने आपका ये मैसेज पहुंचवाया है। अब ये मैसेज यहाँ से आपका वापस से आपके हाथ के अंदर जाएगा, और वो क्या करेगा? आपका वहां से हाथ हटाएगा। ये पूरे के पूरे पाथवे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। अब इसको याद रखना किससे? SIM। इसको याद रखोगे आप सिम से। इसको आप कैसे याद रखोगे? सिम। आपके फोनों में सिम होती है, वो क्या करता है? वो आपका पूरा डाटा लेके रखता है। इसी तरीके से आपको ये रिफ्लेक्स आर्क क्या करा रहा है? पूरा का पूरा पाथवे करा रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे सिम से, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, सिम। क्लियर है? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्स एक्शन और आर्क का डिफरेंस बताओ। तो आर्क का मतलब होता है प्रॉपर पूरा का पूरा पाथवे, लेकिन एक्शन का मतलब क्या होता है? एकदम क्विकेस्ट, जितनी तेजी से वो हाथ हटा रहे हैं, बस उतना बताना है कि आपने एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट में काम करा है। आप उसके अंदर ये नहीं बता रहे कि ये कैसे कैसे हुआ, किसने कराया, नहीं, नथिंग। वो सारी चीजें आप किसमें बताते हो? आर्क में बताते हो। पार्ट का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड उसकी फंक्शनिंग। ब्रेन के अंदर मेजर बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, FMH। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मेन काम होता है थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस। तो याद रखना, फोर ब्रेन क्या करता है आपका? थिंक करता है, मेमोरी रखता है और वॉलेंट्री एक्शंस कराता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो आपकी बॉडी अपने विल से, अपनी मर्जी से कर रही हो। ठीक है, इसका वो अगर हम देखें पार्ट्स, तो इट इज CTH, सेरेबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन का क्या काम होता है? ये आपका मेनली आंखों का काम करती है और आपके ईयर्स का काम करवाने में मदद करती है। हाइंड ब्रेन क्या करती है? हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स सेरेबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। इसका मतलब है PCM, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। उसमें क्या था? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस।
यहाँ पे क्या है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, पीसीएम। इसका फंक्शन क्या है, बैलेंस इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब कि एक ऐसे एक्शन जो आपकी बॉडी करा रही है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ठीक है, ये सारी चीजें। आगे देखो, ये रहा आपका पूरा का पूरा ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये आपका पूरा क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। देन दिस सेक्शन इज योर मिड ब्रेन, फिर ये आपके पास मिड ब्रेन आता है, और ये वाला सेक्शन होता है आपका हाइंड ब्रेन का, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड रहता है। लेट मी नो इफ यू नीड दिस इन मोर डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि अभी तो हमने क्वेश्चन के अंदर उसको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है, बट आई मेक अ शॉर्ट ऑन दिस, जिसमें हम एकदम प्रॉपर उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका फ्रंट ब्रेन के अंदर, मैंने आपको बताया था, वी हैव सीटीएच, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो सेरेब्रम होता है वो पर्सनालिटी, थिंकिंग, प्लानिंग, ये सारी चीजें करता है। उसके साथ साथ स्पीच एंड हियरिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सारा का सारा ही सेरेब्रम के बारे में है, ठीक है। सेंसरी फंक्शंस भी देखता है ये, हाँ एक बात और याद रखना, ये सेंसरी फंक्शंस भी देखता है। जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो भी सेरेब्रम ही कंट्रोल करवाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन करो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये एक चार्ट है, इसको याद रख लो एकदम अच्छे से। इसमें एक बात याद रखना बस, कि आपके पास जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, जी। सबसे बेस्ट है आपके पास डी, जो सारे बढ़िया बढ़िया चीजें करा रहा है, जर्मिनेशन करा रहा है, मेच्योर बना रहा है, फ्लावरिंग करवा रहा है, फ्रूट को भी डेवलप करा रहा है। ये दो बढ़िया काम नहीं करवा रहा, जो बढ़िया है भी नहीं, जो सबसे बुरे काम है, दैट इज एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब है पत्ते झड़ना, सीड डोरमेंसी का मतलब है सीड के अंदर बुढ़ापा आना। ये दो काम नहीं करा रहा है, बाकी सारे बढ़िया काम कौन कराता है, जी वाला, मतलब गिबरलिन। ऑक्सिन भी ऐसा ही है, ऑक्सिन बस एक काम नहीं कराता, जर्मिनेशन। इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस भी क्या है, जर्मिनेशन नहीं कराता, बाकी सारे बढ़िया काम कराता है, एब्सिशन और सीड डोरमेंसी नहीं कराता। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो थोड़े से इतने ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये सारे बढ़िया काम तो नहीं करा रहे। जैसे इथाइलिन जर्मिनेशन नहीं कराता है, प्लांट्स को बड़ा नहीं करवाता है। इथाइलिन का बस काम है फ्लावरिंग कराना, फ्रूट को डेवलप कराना एंड पत्ते झड़वाना। पत्ते कब झड़ते हैं, जब फ्रूट बनता है ना, तो इसका काम क्या है, इथाइलिन का मेन काम है फ्रूट्स का फॉर्मेशन कराना। अब फ्रूट्स के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, फ्रूट के फॉर्मेशन पे पहले आपका फ्लावर बनता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, एंड देन फ्रूट बनने से आपके जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह होते हैं वो गिरते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका सबसे बुरा है, एसिड से याद रखना है, एक अकेला हमारी एनसीईआरटी के 10th के अंदर है एसिड नाम का। तो एसिड से याद रखना कि एसिड वाला तो सबसे ही बुरा है, सारे बुरे काम कौन करा रहा है, एसिड करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्या करा रहा है आपका, एब्सेशन करा रहा है और सीड डोरमेंसी करा रहा है। तो सीड डोरमेंसी जो है वो अकेला कौन कराता है बेटा, सिर्फ एक एब्सिसिक एसिड नाम का एक एसिड होता है जो ये काम कराता है, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज, थैंक यू सो मच।